रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिच डैड पुअर डैड बुक क्यों लिखी गई थी, क्या पर्पस था इसके लिखने के पीछे का, इसमें जो कंटेंट है वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, और इस कंटेंट को जो लिखा गया है क्या ये कंटेंट रियल है या बनावटी है। इस वीडियो को ध्यान से आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में जो बातें कही गई है वो आपके लिए कितने काम का है। ठीक है, देखिए रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, गुरुजी बोलूंगा इनको क्योंकि हमारे दिमाग को भी इन्होंने ही चेंज किया है। इनकी किताब को पढ़ने के बाद हमारा जो थॉट प्रोसेस है सोचने का पैसे को लेकर चेंज हो गया है। ठीक है, तो गुरुजी बोलूंगा मैं। रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनके दो फादर थे। ठीक है, रिच डैड और पुअर डैड। जो पुअर डैड थे इनके रियल फादर थे और जो रिच डैड थे इनके दोस्त के फादर थे। इनका दोस्त का नाम था माइक। ठीक है, तो ये दोनों को फादर बुलाते थे। ठीक है, तो ये 9 साल की उम्र में इनके पास में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि दोनों फादर से ये सीख सके। तो इन्होंने अपने दोनों फादर के थॉट प्रोसेस को समझा। इनके जो पुअर डैड थे उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट था पैसे को लेकर, और जो इनके रिच डैड थे उनका जो थॉट प्रोसेस था पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। तो बचपन में ये बहुत ही ज़्यादा दुविधा में थे कि मैं किस फादर को फॉलो करूं। ठीक है, तो उसी के बारे में इन्होंने जो है रिच डैड पुअर डैड किताब में बातें लिखी है। तो थोड़ा सा मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूं कि पुअर डैड का थॉट प्रोसेस क्या था और जो रिच डैड है उनका थॉट प्रोसेस क्या था पैसे को लेकर। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले आप समझ लो, जो इनके पुअर डैड थे वो PhD होल्डर थे। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब करते थे, लाइफ में सक्सेस थे, अच्छी खासी सैलरी थी, हार्ड वर्किंग थे, ऑनेस्ट थे और कैपेबल थे। ठीक है, उसके बाद जो इनके रिच डैड थे वो 8वीं पास थे। ठीक है, 8वीं पास थे और बिजनेसमैन थे, हार्ड वर्किंग थे, ऑनेस्ट थे और कैपेबल थे। ठीक है, दोनों ही क्या है अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे थे। रिच डैड ना तो रिच थे उस समय और पुअर डैड ना तो उस समय पुअर थे। फिर से समझो इस लाइन को, रिच डैड ना तो रिच थे उस समय और पुअर डैड ना तो पुअर थे उस समय, दोनों ही अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। और रॉबर्ट टी कियोसाकी एक छोटा सा बच्चा 9 साल का, उनको ये बिलीव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि रिच डैड जो है उनका थॉट प्रोसेस बहुत आगे बढ़ने वाला है और जो हमारे पुअर डैड है उनका थॉट प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट है, तो मैं किस में बिलीव करूं। ठीक है, अब समझो जरा रिच डैड का थॉट प्रोसेस और जो पुअर डैड है उनका थॉट प्रोसेस आपको समझो जरा। जो पुअर डैड है वो कहते थे बेटा स्कूल जाओ, बढ़िया मार्क्स लाओ, किसी अच्छे जगह पे नौकरी करो और लाइफ के मजे काटो। ठीक है, कौन कह रहा है ये? पुअर डैड। अब रिच डैड कहते थे स्कूल जाओ, बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपना बिजनेस बनाओ, लोगों को नौकरी पर रखो। ये कौन कह रहा है? रिच डैड। ठीक है, जो पुअर डैड है वो कहते थे कि पैसा जो है सभी बुराइयों की जड़ है, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। और जो रिच डैड है वो कह रहे हैं पैसा सभी बुराइयों की दवाई है, मतलब पैसा आपके पास है तो आप स्कूल खोल के बुराइयों को खत्म कर सकते हो, लोगों को एजुकेट कर करके। ठीक है, वही अब देखो जो पुअर डैड है वो अपना बिल महीने के शुरुआत में चुकाते थे और जो रिच डैड है वो अपना बिल महीने के लास्ट में चुकाते थे। डाइनिंग टेबल पर जब रात को खाना खाते थे सब साथ में, तो पुअर डैड जो है टेबल पे अपना जब डिनर करते समय डिस्कशन नहीं करने देते थे बिजनेस के बारे में या व्यापार के बारे में, जबकि जो रिच डैड थे वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते थे व्यापार के बारे में और फाइनेंस के बारे में। ठीक है, बात समझ आ रही मेरी आपको? जो पुअर डैड थे उनका सरकारी नौकरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव हुआ करता था क्योंकि उनको ना सरकारी योजनाओं से बहुत प्यार हुआ करता था। उनका ये बिलीव था कि मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूँ तो सरकार मेरे भविष्य की जिम्मेदारी जरूर लेगी। वहीं दूसरी ओर जो रिच डैड थे वो ना इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते थे, वो कहते थे कि मेरे को फाइनेंशियल जो है इंडिपेंडेंट बनना है, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, आर्थिक आज़ादी उनको चाहिए थी। ठीक है, आर्थिक आज़ादी उनको चाहिए थी। जो पुअर डैड थे वो कहते थे पैसे के मामले में रिस्क मत लेना, सुरक्षित खेलना, जबकि जो रिच डैड थे वो कहते थे कि पैसे के मामले में रिस्क लो और उस रिस्क को मैनेज करना सीखो। ठीक है, जो पुअर डैड थे वो सेविंग पे फोकस करते थे, जबकि जो रिच डैड थे वो इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते थे। पुअर डैड कहते थे आई कांट बाय दिस हाउस और प्रॉपर्टी, जबकि जो रिच डैड थे वो कहते थे आई कैन बाय दिस प्रॉपर्टी और हाउस। वो क्यों कहते थे? कहते थे कि अगर मैंने कांट बोला तो मेरा जो दिमाग है वो आलसी हो जाएगा, दिमाग सोचेगा नहीं,
और जब मैं कैन बोलूँगा तो जो मेरा दिमाग है वो सोचने लगेगा, वो एक्सरसाइज करने लगेगा। ठीक है, तो उनका जो थॉट प्रोसेस कुछ इसी तरीके का था। ठीक है, पुअर डैडी मुझे बताते थे कि जॉब जब लेने के लिए जाओ बढ़िया से रिज्यूमे बना कर जाओ ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। जबकि रिच डैड थे वो हमें बताते थे कि बिजनेस का प्लान कैसे बनाना है और फाइनेंशियल योजना कैसे बनाना है। ठीक है, जो पुअर डैड थे वो हमें बताते थे कि मेरे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो रिच डैड थे वो बताते थे कि मैं पैसे से बहुत प्रेम करता हूँ। ठीक है, तो दोनों ही फादर की जो सोच थी पैसे के मामला में बहुत डिफरेंट थी। एक फादर जो पैसे को लेके पूरा का पूरा ही उनकी सोच जो थी सुरक्षित थी, और दूसरे फादर रिच डैड की जो सोच थी पैसे के मामले में वो बहुत ही एग्रेसिव थी, बहुत ही प्लान थी और बहुत ही रिस्की था, ये उनको लगता था। अब दोनों ही फादर के थॉट प्रोसेस को रॉबर्ट टी कियोसाकी को समझने का मौका मिला। फाइनली रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने रिच डैड से प्रभावित होकर उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए, और उन्होंने लास्ट में क्या पाया, जो रिच डैड थे उनके वो हवाई स्टेट के सबसे अमीर आदमी बने, और जो उनके पुअर डैड थे वो इस दुनिया से जाते जाते अपने ऊपर कर्ज छोड़ कर गए, जिसको लास्ट में पे करना पड़ा। और जब रिच डैड इस दुनिया से गए तो वो अपने पीछे बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे चर्च और बहुत सारी संपत्तियां सोसाइटी के लिए छोड़ कर गए। इन्हीं बातों को रिच डैड पुअर डैड में डिस्कस किया गया डिटेल में, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी को हर दिन जो गुरुजी ने सिखाया, मतलब उनके फादर रिच डैड ने सिखाया, उनको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और जो उनके फादर मतलब पुअर डैड ने सिखाया उनको भी उन्होंने डिस्कस किया है। और ये हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए हमारे घर पे ना हमारा माइंडसेट बनता है। ठीक है, अभी जैसे कि मान लीजिए हमारे घर पे सबसे पहली बात हमें बोल दी जाती है, देख जितनी चादर है तेरे पास उतना ही पैर फैलाइयो। ठीक है, कभी ये नहीं सिखाया जाता कि बड़ी चादर चाहिए, कभी नहीं सिखाया जाता घर पर। ठीक है, तो मान लीजिए आपके दोस्त का कोई पापा जी आपको मिल गया और वो सिखा रहा आपको कि बेटा बड़ी चादर लाइए, तो आप सुनो उसको। ठीक है, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने देखा, वो गरीब की भी सोच देखा और अमीर की भी सोच देखा, और वो देखा कि लास्ट में दोनों का परिणाम क्या होता है। तो नो डाउट हमें ये जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में आपको मैं बताऊंगा कि अमीर लोग जो है वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, जबकि गरीब लोग जो है वो पैसे के लिए काम करते हैं। कैसे, क्या, तो वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। कमेंट करके मुझे बताइए आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, और कुछ आप सजेशन देना चाहोगे तो मुझे सजेशन जरूर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल का जन्म ही इसलिए हुआ है कि देश और दुनिया के जो महान लीडर्स है और जो महान लेखक है उनके बायोग्राफीज और उनके जो थॉट प्रोसेस है उनको समझकर देशी भाषा में आपको बता सकूं, ताकि मैं और आप हम मिलकर अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रॉबर्ट सर को उनके रिच डैड ने यह समझाया कि अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे पर फोकस नहीं करते हैं। जब वो काम करने जाते हैं तो काम पर उनका फोकस होता है, लर्निंग पर उनका फोकस होता है, वह पैसे पर फोकस नहीं करते हैं। मतलब अमीर लोग जो है पैसों के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि सीखने के लिए काम करते हैं। यह बात अमीर डैडी के लिए मतलब रिच डैड के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था रॉबर्ट सर को समझाना, क्योंकि रॉबर्ट सर भी छोटे थे और रॉबर्ट सर के पिताजी जो थे, जो पुअर डैड थे, वो भी रॉबर्ट को समझने नहीं देना चाहते थे और वो खुद भी नहीं समझते थे। इसलिए बहुत ज़बरदस्त आज की क्लास है, आज की यह वीडियो है। पूरी बात को ध्यान से आप सुनिए, मैं स्टोरी आपको पूरा ध्यान से समझाऊंगा और इससे आप मैच कीजिएगा। आप जो ऑफिस जा रहे हो या आप कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आपका एटीट्यूड क्या है? क्या अमीरों की तरह आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं या गरीबों की तरह पैसे पर आपका फोकस है, सुबह जाना और शाम को काम से वापस आना और टाइम पे पेमेंट लेना और बिल भरना, ऐसा एटीट्यूड है या अमीरों वाला एटीट्यूड है? मैच कीजिएगा और फिर सारे सॉल्यूशन आपको वन बाय वन करके मिलते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए रॉबर्ट टी कियोसाकी मतलब रॉबर्ट सर जो थे एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। गरीब फैमिली का मतलब यहाँ पर वैसा वाला गरीब नहीं जो मजदूरी करता था, मतलब
जो उनके पिताजी थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे। ठीक है, तो रॉबर्ट सर जो थे एक स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा अमीरों के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। तो एक दिन क्या होता है, बच्चों की एक पार्टी होती है बीच हाउस में। उसमें रॉबर्ट सर को इनविटेशन नहीं मिलता है, इस वजह से कि रॉबर्ट सर जो है वो गरीब पेरेंट्स के बच्चे हैं और वो गरीब हैं। तो रॉबर्ट सर को ये बात बहुत बुरी लगती है, उन्हें बहुत बुरा फील होता है। वे अपने पिताजी के पास आते हैं, पिताजी का मतलब यहाँ पर पुअर डैड के पास आते हैं, जो उनके रियल फादर थे। उनके पास आते हैं और उनको बताते हैं कि पापा हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पर क्योंकि हम रिच नहीं हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पिताजी है, मतलब जो उनके पुअर डैड थे, उन्होंने उनको बोला कि बेटा तो अमीर बन जाओ और पार्टी में चले जाओ। तो फिर रॉबर्ट सर ने उनसे पूछा कि अमीर कैसे बनते हैं। तो पिताजी ने उनको बोला, मतलब पुअर डैड ने उनको बोला कि अमीर बनते हैं दिमाग को यूज़ करके। फिर से समझिए मेरी बात को, अमीर बनते हैं दिमाग को यूज़ करके। अब रॉबर्ट सर को ये बात समझ में आ गई। अब रॉबर्ट सर जो है अपने दोस्त माइक को अपना पार्टनर बनाया और अमीर बनने निकल गया घर से। ठीक है, अमीर बनने के लिए उनको बस एक आइडिया समझ में आया, चलो पैसा बनाते हैं। फिर से समझो, चलो पैसा बनाते हैं, सिक्कों का आविष्कार करते हैं। तो रॉबर्ट सर ने क्या किया, अपने आसपास के घरों से जो टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट का बर्तन होता है, बर्तन मतलब वही जो बोतल होता है ना, वो उसका बना होता है, क्या बोलता है उसको, जस्ता का। तो उन्होंने टूथपेस्ट के जो ट्यूब्स होते थे उनको इकट्ठा करना उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, ट्यूब्स को इकट्ठा करके उन्होंने ट्यूब्स को गलाकर सिक्का बनाने की कोशिश करने लगे। फिर जब वो सिक्का बना रहा था तो उनके पुअर डैड आए और वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि रॉबर्ट क्या कर रहे हो तुम। तो रॉबर्ट सर ने उनको बताया कि पापा मैं तो पैसा बना रहा हूँ। तो बोला बेटा ये इल्लीगल है। तो पापा फिर मैं क्या करूँ। तो रॉबर्ट सर के जो एक्चुअल फादर, मतलब जो पुअर डैड जिनको रॉबर्ट सर ने कहा है किताब में, रॉबर्ट सर ने अपने पापा को बताया कि पापा जी मैं क्या करूं। तो उनके पापा जी मतलब पुअर डैड ने उसको सलाह दिया, तुम माइक के फादर के पास जाओ और वहां पर जाके तुम पैसा बनाना और पैसा कमाना और अमीर बनने का तरीका सीख सकते हो। उस समय जो माइक के फादर मतलब जो रिच डैड थे वो अच्छे खासे पोजीशन पे पहुंच चुके थे। ठीक है, अब रॉबर्ट सर और माइक कहाँ जाते हैं, रिच डैड के पास। रिच डैड से सुबह सुबह उनकी मुलाकात होती है। तो वो देखते हैं कि रिच डैड बहुत सारे स्टाफ को समझाता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको डांटता है, उनसे सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बालक मतलब रॉबर्ट सर और रॉबर्ट सर के दोस्त माइक बैठ गए और रिच डैड से पूछने लगे कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाना चाहेंगे। तो रिच डैड मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर बोलते ठीक है हम तुमको सिखाना चाहेंगे, इसके लिए तुम्हें मेरे स्टोर पर काम करना होगा। फिर से समझो मेरी बात, रिच डैड तैयार हो गए सिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि रॉबर्ट तुम्हें मेरी दुकान पर काम करना पड़ेगा हर सैटरडे को 3 घंटा। फिर से समझो मेरी बात को, हर सैटरडे को 3 घंटा, जिसके बदले में तुम्हें हर घंटे का 10 सेंट दिया जाएगा। फिर से समझो, हर घंटे का कितना सेंट, 10 सेंट दिया जाएगा। रॉबर्ट सर जो है वो तैयार हो गए काम करने के लिए। अब रॉबर्ट सर को काम मिल गया कि दुकान पर जाना है, बोतलों को साफ करना है और जो शेल्फ होता है, ठीक है, ताक जिसको बोलते हैं शेल्फ, शेल्फ को साफ करना है, बोतलों को साफ करना है और उसमें रखना है। तो रॉबर्ट सर जो है वो काम करते थे। जैसे जैसे उनका टाइम बीतता गया तो उनको ना बोरियत महसूस होने लगी, वो बोर होने लगे और उनका फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगा। काम करने के बाद जब वो घर जाते थे तो अपने पुअर डैड को बताते थे। ठीक है, पुअर डैड को बताते थे कि पापा 10 सेंट मुझे मिलता है पर आवर का। तो जो पुअर डैड थे वो गुस्सा हो जाते थे, वो कहते थे कि जो रिच डैड है वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। फिर समझिएगा मेरी बात को, जो रिच डैड है वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, वो तो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो बाल मजदूरी करा रहे हैं, तुमको पैसा भी नहीं दे रहे। ऐसे लालची लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए। कौन कह रहा है ये पुअर डैड कह रहा है। किसको, रॉबर्ट सर को। क्या बता रहा है कि जिसके यहाँ पे तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें सही मजदूरी नहीं दे रहा है, वो तुम्हारा शोषण कर रहा है, वो जो है लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे लालची लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। रॉबर्ट तुम्हें अपने हक की बात करनी चाहिए, तुम्हें अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी चाहिए, तुम्हें कम से कम 25 सेंट की मांग करनी चाहिए, अदरवाइज तुमको काम छोड़ देना चाहिए।
ठीक है। रॉबर्ट सर को कहाँ से सजेशन मिला? उनके घर से सजेशन मिला। पुअर डैड ने उनको बताया कि भैया तुमको काम छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी चाहिए, और ऐसे लालची लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए, इनका पुलिस कंप्लेन कर देना चाहिए। ठीक है, ये गरीब डैडी ने समझाया। समझते जाइएगा स्टोरी को, दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा, रिलैक्स होकर समझिएगा। ठीक है, ऐसी स्टोरी बता रहा हूँ, जर्नी ऐसी है रॉबर्ट सर की, जो कसम से जिसने फॉलो कर लिया उसकी लाइफ बदल जाएगी। भैया मैं तो फॉलो करूंगा, पढ़ रहा हूँ बहुत ही गहराई से और आपको बताता जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए, हेडफोन लगाइए और हो सके तो नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, समझिए जरा ध्यान से। अब रॉबर्ट सर जो है दुकान पर आते हैं, वापस काम पे बोतल साफ करना स्टार्ट कर देते हैं और मनी मन जो है वो क्या कुहड़ते हैं, मनी मन कुहड़ते हैं, मनी मन जो है गंदा महसूस करते, बैड फील करते हैं, उनको मनी मन गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन उनका बहुत बिल्ड होता है कि मैं लालची आदमी के साथ में आके फंस गया, मेरा शोषण कर रहा है, मुझे पैसे नहीं दे रहा है, बाल मजदूरी मुझसे करवा रहा है। ठीक है, अब वो फाइनली उनकी मुलाकात होती है माइक से। माइक को वो कहते हैं, रॉबर्ट सर माइक को कहते हैं कि मैं यह नौकरी अब छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं करूँगा नौकरी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरे साथ में फ्रॉड कर लिया, मेरा शोषण कर लिया, वे लालची आदमी है, मैं नौकरी नहीं करूँगा। तो माइक ने उनको बोला कि मेरे पिताजी ने पहले ही मुझे कहा था कि तुम नौकरी छोड़ने वाले हो, इसलिए उन्होंने कहा है कि तुम नौकरी छोड़ने से पहले एक बार मेरे पिताजी से जरूर मिल लेना। फिर से समझो मेरी बात को। किसने कहा? माइक ने रॉबर्ट को कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि रॉबर्ट जो है वो नौकरी छोड़ देगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होगा, और जब वो नौकरी छोड़ने की इच्छा जताए तो उसे कहना कि मुझसे आके मिले। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ तक? अब रॉबर्ट सर जो है वो मिलने के लिए जाते हैं, रिच डैड से रॉबर्ट सर मिलने के लिए जाते हैं, और मिलने के लिए जब जाते हैं तो उनके घर पर रॉबर्ट सर की एंट्री होती है। रॉबर्ट सर को एक लाइन नजर आती है जहाँ पर लोग खड़े होते हैं और अपनी अपनी समस्याएं रिच डैड से बताते हैं। तो रॉबर्ट सर को लगभग 1 घंटा तक इंतज़ार करना पड़ता है अपने नंबर आने का। जब उसका नंबर आता है तो फिर उनको और ज़्यादा इंतज़ार करवाया जाता है एक अंधेरा रूम में, और एक टूटा फूटा जो सामान वाला सोफा में बैठा के उनको इंतज़ार करवाया जाता है। ठीक है, अब जो है रॉबर्ट सर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, मनी मन में उनका फ्रस्ट्रेशन जो बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब जाके फाइनली उनकी मीटिंग होती है रिच डैड से। अब रिच डैड से मीटिंग होती है तो रिच डैड उनसे पूछते हैं, भाई जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? तो वे रिच डैड पे भड़क जाते हैं, बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरी बेइज्जती की, आपने मुझे 1 घंटे इंतज़ार करवाया, आप मुझे एक अंधेरे से रूम में बैठा कर रखा, आपको जरा भी मेरी परवाह नहीं है, आप अपने अनुबंध से मुकर गए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से आप मुकर गए, आपने जो प्रॉमिस किया था उसको आपने फुलफिल नहीं किया, आपने कहा था कि मैं आपके दुकान पर काम करूं और आप मुझे सिखाएंगे, आपने तो बात तक भी नहीं किया, आप लालची इंसान हैं, आपको जेल में डाल देना चाहिए, आपने मेरा शोषण किया है, आप लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, मेरी सैलरी 25 सेंट कम से कम होनी चाहिए थी, आप मुझे 10 सेंट दे रहे हैं, ये तो सरासर अन्याय है, रियली आप बहुत लालची इंसान है। मेरे जो गरीब डैडी है वो सच ऐसा ही कहते हैं। ठीक, अब रिच डैड मुस्कुराए और कहा कि देखो सिखाने का तरीका ना सबका अलग अलग होता है। आप जब स्कूल में जाते हो तो स्कूल के टीचर बोर्ड पे लिखते हैं और वो लेक्चर दे के आपको सिखाते हैं। ठीक है, और जब जिंदगी सिखाती है ना, वो लेक्चर दे के नहीं सिखाती है, आपको मुसीबत में ढकेल देती है और सीखने के लिए छोड़ देती है, जहां आपको अपना माइंड ओपन करना है और खुद सीखना है। ये बात रॉबर्ट सर को समझ में नहीं आया। ठीक है, रॉबर्ट सर ने बोला नहीं आपने तो मुझसे बात भी नहीं करी है और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, आपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया, सरासर आप जो है गलत किए। ठीक है, जो रिच डैड थे वो मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे, मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे और वो सोच रहे थे कि जो गुस्सा है रॉबर्ट सर का, जो गुस्सा है वो ठीक है, गुस्सा जो है बाद में जोश में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, रिच डैड ने रॉबर्ट सर से पूछा कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था जब तुम लाइन में खड़े थे और जब तुम बैठे थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे और जब मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? तो रॉबर्ट सर ने बोला बहुत बुरा लग रहा था, मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मैं मन ही मन में आपको बहुत सारी बातें कह रहा था। ठीक है, तो फिर रॉबर्ट सर से रिच डैड पूछते हैं क्या तुम पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से जीना चाहते हो? क्या तुम पूरी ज़िंदगी लाइन में खड़ा रहना चाहते हो? क्या लोग तुम्हें इग्नोर करें, तुम ऐसी ज़िंदगी चाहते हो? क्या तुम चूहा दौड़ में फंसे रहना चाहते हो?
तो रॉबर्ट सर जो है सुनने लगे। फिर रॉबर्ट सर का गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया। अब रॉबर्ट सर की एज उस समय 9 साल 10 साल के आसपास थी, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, वो सुनना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर फाइनली जो है रॉबर्ट सर के जो रिच डैड थे उन्होंने बताया कि देखो मेरे पास में 150 लोग काम करते हैं और 150 में से किसी ने भी आज तक ये नहीं पूछा कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला जाए और अमीर कैसे बना जाए। ठीक है, इसलिए उनकी जो हालत है आज भी वैसी ही है जैसे वो पहले ही थी और ज़िंदगी भर भी ऐसी रहेगी अगर उसने अपने आप में सुधार नहीं किया तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम अपनी प्रॉब्लम के लिए, अपनी स्थिति के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ, खुद के अंदर कमियां ढूंढो और आगे बढ़ने का रास्ता खुद ढूंढो। फिर रॉबर्ट सर बोलते हैं ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिर बताते हैं रिच डैड उनको कि देखो ज़्यादातर लोग जब ऑफिस जाते हैं तो वो क्या सोच कर जाते हैं कि मेरे को काम करना है, वापस घर आना है, पूरा महीना काम करना है और सैलरी मिलेगी तो सैलरी से रेंट देना है, बिल देना है और राशन पानी का खर्चा करना है, बच्चों के स्कूल की फ़ी जमा करनी है। मतलब वो अपने खर्चे को पूरा करने के लिए काम पर जाते हैं और पूरी ज़िंदगी वो काम करते रहते हैं। ठीक है, और जब उनका खर्चा बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा सैलरी मिले इसके लिए वो बॉस से आके लड़ते हैं और अपने अधिकार की मांग करते हैं। ठीक है, तो बॉस भी क्या करता है, बदले में थोड़ी सी सैलरी उनको बढ़ा कर दे देते हैं जिसमें वो पूरी ज़िंदगी जो है फंसे रहते हैं। जैसा कि तुमने अभी देखा, तुम्हें 10 सेंट की नौकरी हमने दी थी, तुमने क्या किया, अपने अधिकार की मांग यहाँ पर की, तुमने कहा कि मुझे 25 सेंट मिलने चाहिए। ठीक, ज़्यादातर जो लोग हैं ऐसा ही करते हैं। अब उनको या तो 25 सेंट मिल जाते हैं या 25 सेंट नहीं मिलते हैं। अब देखो तुमने मांग की कि तुम्हें 25 सेंट की सैलरी चाहिए, तो अब बताओ तुम्हारे पास में कितने विकल्प है, 3 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि तुम किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लो। ठीक है, दूसरा विकल्प यह है कि तुम उससे लड़ो और तीसरा विकल्प यह है कि सैलरी मिले या ना मिले तुम उसी कंपनी में काम करते रहो और वही काम करते रहो और कुछ ना कुछ सीखते रहो। ठीक है, तो रॉबर्ट सर का दिमाग जो है अब थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगा। अब रॉबर्ट सर जो है फाइनली जो है थोड़ा सोच में पड़ गए कि कहीं ना कहीं जाके रिच डैड जो है हमें सिखाना चाह रहे हैं। रिच डैड ने उनको फाइनली एक बात कही कि देखो ज़िंदगी ना ऐसे ही सिखाती है। मेरा सिखाने का तरीका है कि मैं बोल कर नहीं सिखाता हूँ, मैं तुम्हें धक्का देकर सिखाता हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया, स्टोर पे तुम्हें काम दे दिया, अब तुमको सीखना है और आगे तुमको बढ़ना है। अपना माइंड को यूज़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, क्या तुम अब भी सीखना चाहते हो? फिर से सुनिए इस बात को। रॉबर्ट सर से उनके जो रिच डैड थे फिर पूछते हैं क्या तुम अब भी सीखना चाहते हो? तो रॉबर्ट सर बोलते हैं हाँ मैं अब भी सीखना चाहता हूँ। अब देखो रिच डैड क्या कहते हैं, अब तुम्हें स्टोर में काम करने का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जो 10 सेंट तुम्हें मिल रहे थे अब तुम्हें 10 सेंट भी नहीं मिलेगा। अगर तुम फ्री में काम करना चाहते हो तो करो और नहीं करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। अब रॉबर्ट सर जो है सन्नाटे में चले गए। सन्नाटे का मतलब सोच में पड़ गए कि भैया 10 सेंट तो मिलता था, अब 10 सेंट से कॉमिक खरीद लेता था और उसको पढ़ लेता था, अब तो वो भी पैसा गया, खामोखा मैंने अपने अधिकार की मांग करी और वो जो इनकम वो भी चला गया। लेकिन रॉबर्ट सर ना बड़े समझदार थे, वो सीखना चाहते थे, तो वो क्या है बात मान ली। रिच डैड की बात उन्होंने मान ली और फिर से वापस उसी स्टोर पे काम करने चले गए और फ्री में, फिर से समझो, और फ्री में। अब उनको 10 सेंट भी नहीं मिलेगा, फ्री में चले गए। देखो ध्यान से बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 4 बार अटेंड करना। ठीक है, वीडियो थोड़ी ना लंबी हो सकती है क्योंकि मुझे आपको पूरा का पूरा ना समझाना है। और लास्ट में डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको बुक की लिंक दे दूंगा, बुक परचेज करके और बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ ना लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अपने माइंड सेट को कैसे समझोगे और रेट रेस से आप कैसे बाहर निकलोगे रॉबर्ट सर की बातों को फॉलो करके। ठीक है, चलिए आइए समझिए इसको जरा फिर से। अब रॉबर्ट सर जो है चले गए हैं उसी स्टोर पे काम करने के लिए। वो काम कर रहे हैं, बोतलों को साफ कर रहे हैं और शेल्फ पर लगा रहे हैं, शेल्फ को साफ कर रहे हैं, फिर बोतलों को लगा रहे हैं। चल रहा है उनका काम। लगभग 3 हफ्ते बीत गए। रॉबर्ट सर के रिच डैड स्टोर पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनका एक मैनेजर होता है लेडी मार्टिन। लेडी मार्टिन को वो हग करते हैं, गले लगाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और 2 आइसक्रीम निकालते हैं और अपने बेटे माइक और रॉबर्ट सर को लेकर चले जाते हैं। एक समुद्र के किनारे में बैठ जाते हैं
और बैठकर दोनों बच्चों को आइसक्रीम दे देते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुमने कुछ सीखा। तो रॉबर्ट सर ने बोला नहीं। ठीक है, रॉबर्ट सर ने क्या बोला, नहीं मैंने कुछ भी नहीं सीखा। अब वो कह रहे हैं कि देखो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ऐसे ही काम को करते रहते हैं और वो अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते हैं। चलो मेरे पास में अब एक ऑफ़र है, चलो आज से तुम्हारी सैलरी अब 25 सेंट हो जाएगी। ठीक है, रिच डैड ऑफर दे रहे हैं किसको, रॉबर्ट सर को, कि आज से आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 25 सेंट पर आवर हो जाएगी, जो आपको चाहिए था, जिसके लिए आप मुझसे लड़ने आए थे, 25 सेंट हो जाएगी। अब रॉबर्ट सर जो है थोड़ा सा मतलब रॉबर्ट सर की जो सांसें हैं थोड़ी सी ऊपर की ओर उठने लगी। ठीक है, बहुत ही एक्साइटेड होने लगा, भाई 25 सेंट अब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अब मैं अमीर बन जाऊंगा, ऐसा उनको लगने लगा। फिर थोड़े टाइम के बाद रुक कर रिच डैड फिर बोलते हैं चलो अब तुम्हारी सैलरी $1 हो जाएगी। 25 सेंट के मुकाबले में $1 बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं, अब तुम्हारी सैलरी $2 हो जाएगी। ये रिच डैड उनको ऑफर दे रहे हैं, रॉबर्ट सर को रिच डैड ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, पहले बोला कि 10 सेंट नहीं, अब तुमको 25 सेंट मिलेगा पर आवर, मतलब 75 सेंट 3 आवर्स का। ठीक है, उसके बाद वो फिर कुछ नहीं जवाब दिया रॉबर्ट सर ने, लेकिन मनी मन में उनको लग रहा है कि भैया अब तो मैं अमीर बनने वाला हूँ। ठीक है, फिर उनको ऑफर देता $1 का, मतलब 3 आवर्स बराबर $3। फिर उनको ऑफर देता $2 का। कौन दे रहा ऑफर, ये रिच डैड ऑफर दे रहे हैं $2 का। $2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब $6। फिर ऑफर उनको फाइनली देता है रिच डैड $5 का। अब रॉबर्ट सर जो है एकदम शांत हो गए, उनको लगा कुछ तो बात है। ठीक है, फिर रिच डैड उनसे पूछते हैं कि रॉबर्ट जब मैं तुम्हें ऑफर दे रहा था 25 सेंट का, $1 का, $2 का, $5 का, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था। तो रॉबर्ट साहब ने बोला मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बन जाऊंगा इस ऑफर को एक्सेप्ट करके। लेकिन तुमने उस समय क्या किया, तुमने खुद को शांत रखा, तुमने अपने इमोशंस पर काबू रखा। इसका मतलब क्या है पता है, तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो और तुमने ये प्रूफ कर दिया कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो है फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं कि भैया इतना पैसा मिल रहा है, चलो जल्दी से ज्वाइन कर लो इसको। ठीक है, वो पैसे के लालच में फंसते हैं और पैसे के लिए वो काम करना स्टार्ट करते हैं और जितना ज़्यादा वो कमाते हैं उतना ज़्यादा वो खर्च करते हैं और ज़्यादा कर्ज में वो डूब जाते हैं। वो बंदा ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे एक गधे से काम करवाया जाता है, उसके गले में गाजर बांधकर। समझिए मेरी बात को, गले में गाजर बांधकर, कि गधा चलता रहता है और गाजर जो है उनके मुंह पर लटकता रहता है और कभी खा नहीं पाता वो, और जहाँ तक उसको ले जाना चाहता है उसका मालिक वहाँ तक वो पहुँच जाता है। तो ज़्यादातर लोग जो है इसी में फंसते हैं और ऐसे ही लालच में आके वो फंस जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने खुद को संभाला और $5 का ऑफर भी तुम एक्सेप्ट नहीं किया है। जाओ तुम वापस अपने शॉप पर जाओ, स्टोर पे जाओ, काम करो और सोचो कि तुम अमीर कैसे बन सकते हो और तुम अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हो। ठीक है, रॉबर्ट सर अपने काम पर वापस लग गए और काम पर लगने के साथ वो सोचना स्टार्ट कर दिया कि मेरे को क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और उसका जो माइंड है वो एक्टिव हो गया। अब वो सोच रहा है कि मेरे को ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा उलझन है। मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना, मुझे सीखने के लिए काम करना है, मुझे आगे बढ़ने के लिए काम करना। अब उनका दिमाग एक्टिव हो गया, दिमाग अब जो है सोल्यूशन उनका ढूंढ रहा है, क्या करूँ वाला उनका माइंड अब जो है बन गया। वो अपने काम को बहुत मेहनत से कर रहा है लेकिन दिमाग भी उनका एक्टिव है। तो एक दिन वो क्या देखता है, जो उनके दुकान का जो मैनेजर था, मतलब शॉप का जो मैनेजर था, लेडी मार्टिन कॉमिक्स पढ़ती थी। तो एक दिन कॉमिक्स बेचने के लिए जो सेल्समैन आया, उन्होंने लेडी मार्टिन को कॉमिक दी। लेडी मार्टिन ने उससे कॉमिक की बुक ली, बदले में उसको पैसा दिया और पुराने बुक को लेडी मार्टिन ने क्या किया, पुराने बुक का एक पेज फाड़ के कूड़ेदान में डाल दिया और बाकी का हिस्सा जो है उन्होंने सेल्समैन को दे दिया। ठीक है, तो जो रॉबर्ट सर है उन्होंने जो है उसको सेल्समैन से रुक कर पूछा कि इन कॉमिक बुक को आप क्या करते हो, मतलब जो कॉमिक्स है, जो मतलब पुरानी कॉमिक्स है, आप इनका क्या करते हो। तो सेल्समैन ने बोला ये तो रद्दी है, हमारे लिए कोई यूजेस नहीं है इसका। अब उन्होंने क्या किया, उनसे बोला कि आप मुझे ये सारे कॉमिक्स के बुक्स दे सकते हो। तो रॉबर्ट सर की बात जो है सेल्समैन मान लिया, लेकिन एक प्रॉमिस उनसे करवाया कि तुम इसको वापस ना बेचोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा।
तो रॉबर्ट सर ने उससे वादा किया कि मैं कॉमिक्स की बुक्स को वापस कहीं पर नहीं बेचूंगा, लेकिन आप मुझे दे दीजिए। तो रॉबर्ट सर ने उनसे सारी जो पुरानी किताबें थी, पुरानी जो कॉमिक्स की बुक थी, सारी ले ली और भी जहाँ जहाँ पे लोग कॉमिक्स पढ़ते थे उन सब से कॉमिक्स ले लिए। लेने के बाद में जो माइक है, माइक के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी ओपन कर दिया। अब लोगों से वो 10 सेंट लेता था और 4 से 5 घंटे कॉमिक्स पढ़ने के लिए उनको इजाज़त दे देता था। ठीक है, एक उन्होंने जो है लाइब्रेरियन भी रख लिया, जो उसके माइक की सिस्टर थी उनको उन्होंने काम पर रख लिया कि तुम्हें क्या है कि दिन भर कॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, बस तुम जो लोग आएंगे कॉमिक्स पढ़ने उससे पैसे लेना और उनको कॉमिक्स पढ़ने देना और फाइनली उसको जाने देना। अब देखो क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, डब्बा साफ करने का काम किया, बोतलें साफ करने का काम किया और आइडिया से उन्होंने, इमेजिनेशन से क्या किया, कॉमिक्सों को इकट्ठा करके लाइब्रेरी बनवा दिया। अब बच्चों से उन्होंने 10 सेंट लेना स्टार्ट किया और उन्हें पढ़ने के लिए जो पुरानी जो कॉमिक्स की बुक थी अलाउड कर दिया। अब बच्चे 10 सेंट में 5 से 6 कॉमिक्स की बुक पढ़ लेते थे। इससे उनका लाइब्रेरी चल गया और वो कई डॉलर हर हफ्ता कमा लेते थे। माइक और वो साझेदार थे। अब देखिए क्या यहाँ पर बात समझ में आई कि वो बोतलों को साफ करते करते एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया जिसमें उनकी ना तो पूंजी लगी, ना वो रोज एफर्ट लगा रहे। उन्होंने एक लाइब्रेरियन रख लिया, वो लाइब्रेरियन काम कर रहे हैं उनके लिए और ये दोनों पार्टनर पैसा बना रहे हैं। तो ये फाइनली जो रॉबर्ट सर है वो क्या सीखे कि भैया पैसों के लिए काम कभी नहीं करना है, पैसा कैसे बनेगा उसको सोचना है और पैसे से अपने लिए काम करवाना है। बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा खुद से आप पूछिए कि आप जो ऑफिस जा रहे हो किस लिए जा रहे हो? सैलरी के लिए जा रहे हो, 9 से 6 वाला आपका टाइम टेबल है, या आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हो, आप अपना लर्निंग बढ़ाने के लिए जा रहे हो? ये खुद से सवाल कीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स है और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है किस तरह की लर्निंग की बात रॉबर्ट सर आगे कहते हैं और उन्होंने क्या क्या सीखा है और आपको क्या सीखना चाहिए उसके बारे में रॉबर्ट सर क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। एक बार रॉबर्ट सर का इंटरव्यू लेने के लिए एक लेडी जर्नलिस्ट आती है और बहुत बढ़िया लिखती थी। ठीक है, तो रॉबर्ट सर ने जब उनका जो राइटिंग स्किल देखा तो उन्होंने अप्रिशिएट किया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम लेखक क्यों नहीं बन जाते हो? तो वो लेडी जो है उन्होंने कहा कि सब लोग ना मेरे जो राइटिंग स्किल है उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन कोई भी ना मेरी बुक को छापता नहीं है। तो रॉबर्ट सर ने उनको एक सलाह दिया कि आप जो है कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जो सेल्स एंड मार्केटिंग आपको सिखा दे, क्योंकि आपके अंदर राइटिंग की स्किल है। तो ये बात उस लेडी जर्नलिस्ट को बहुत बुरी लग गई। वो गुस्से से रॉबर्ट सर के आगे से मतलब इंटरव्यू तो लिया और चली गई और रॉबर्ट सर से उन्होंने दोबारा मिला या नहीं मिला तो बात का विषय है, मतलब वो गुस्से से वहाँ से चली गई। ठीक है, गुस्से से वहाँ से चली गई। तो रॉबर्ट सर ने एक बात कही कि ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, अगर थोड़ा सा ये लोग नई स्किल बढ़ा ले तो लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। रॉबर्ट सर ने अपनी जर्नी के बारे में बताया। एक तो वो बताया कि शॉप है जो बिना पैसे का उनको काम करना पड़ा और उन्होंने काम किया और बाद में एक लाइब्रेरी की शॉप खोली। रॉबर्ट सर ने अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद सबसे पहले उन्होंने काम किया एक स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर फ्लीट में, मतलब एक शिप है जो ऑयल को लाने ले जाने का काम करता था। ठीक है, उसमें काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया मरीन कॉर्प्स, जहाँ पर उन्होंने सेना का नेतृत्व करना सीखा और फिर उन्होंने फाइनली सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल बिल्ड करने के लिए जेरोक्स कंपनी को ज्वाइन करते हैं और फिर वे अपनी कंपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। रॉबर्ट सर का अक्सर कहना है और हमेशा कहना जो उन्होंने अपने रिच डैड से सीखा है कि हर इंसान को कम से कम 4 से 5 स्किल तो सीखनी ही चाहिए। पहली स्किल कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट उनको पता होना चाहिए कि कैश को कैसे मैनेज करते हैं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आप कैसे मैनेज करोगे। दूसरा उन्होंने बताया कि सिस्टम को मैनेज करना उनको आना चाहिए, मतलब सिस्टम बनाना आना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि पीपल स्किल, मतलब पीपल को मैनेज करना उनको आना चाहिए। सेल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, तो आपको दूसरे स्किल भी बढ़ानी चाहिए ताकि लाइफ में ना आप रुको नहीं किसी भी मामले में। आई होप कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है आपको समझ में आई होंगी। अब इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप अटेंड कीजिएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है रिच डैड पुअर डैड बुक का, आप बुक को परचेज करके भी पढ़ सकते हो।
ठीक है। आगे भी 3 वीडियोस और है रिच डैड पुअर डैड सीरीज से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में भी बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, थोड़े से फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि टैक्स कैसे मैनेज होता है, थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपकी बिल्ड हो सके। देखिए मैंने रिच डैड पुअर डैड से ही अपना चैनल को स्टार्ट किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग जो है एक किताब को पढ़ने के बाद, उसको अच्छे तरीके से समझने के बाद और खुद फॉलो करने के बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा। सबसे पहला सवाल आप आज खुद से पूछिए कि आप काम किस लिए कर रहे हो? पैसे के लिए काम कर रहे हो या आप सीखने के लिए काम कर रहे हो? अगर आप सीखने के लिए काम कर रहे हो तो आपको पैसा भी मिलेगा और आप सीखोगे भी। लेकिन आप केवल पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं कर सकते हो। आपका जो माइंड है वो कभी भी फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो सकता है। आस्क योरसेल्फ, आप जो है काम किस चीज़ के लिए कर रहे हो? पैसे के लिए या सीखने के लिए? अपने आप से ज़रूर पूछिए आप। और हाँ, जब आप सीखने के लिए काम करते हो तो आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो? जैसे आपने देखा कि जो पुअर डैड है वो आप कोसने लग जाते हैं रिच डैड को कि ये शोषण कर रहा है लोगों का, इनको सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप ट्रेनी हो किसी कंपनी में और आपको सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन अच्छा बॉस मिल गया है, तो क्या आप बिना पैसे का वहाँ पर काम करने के लिए राजी है? कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा सीरीज को आप अटेंड कीजिएगा। मैं बता दूं, हमारे चैनल पे एक भी ऐसा कंटेंट नहीं डालूंगा मैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो। हर कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अच्छे मेंटोर का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स का हमें सामना करना पड़ता है। फेलियर्स से निकलने के लिए और अपने माइंड को मजबूत करने के लिए मजबूत लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मजबूत लोग हमें सिर्फ किताबों में ही मिल पाता है। हमारा उद्देश्य है कि दुनिया की जो बेस्ट से बेस्ट किताबें हैं, जो बेस्ट से बेस्ट लीडर्स रहे हैं, उनकी जीवनी, उनके थॉट प्रोसेस को आप तक पहुंचाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ सके और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके नया नया कंटेंट ला पाए। चलिए मिलते हैं आपसे रिच डैड पुअर डैड के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। जय हिंद। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट सर को उनके रिच डैड ने किस तरीके से समझाया था कि एक अमीर आदमी जब काम करता है तो उनका फोकस लर्निंग पर होता है, उनका फोकस काम पर होता है और वो अपने काम से जो बातें सीखते हैं उनको वो भविष्य में अप्लाई करके बहुत पैसा बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो गरीब लोग होते हैं उनका फोकस काम पर कम और पैसों पर ज़्यादा होता है और वो पैसे जो कमाते हैं उस पैसे से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उनकी ज़रूरतें उनको काम पर भेजते हैं और वो फाइनली सीख नहीं पाते हैं और लास्ट में गरीब के गरीब रह जाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रॉबर्ट सर को उनके रिच डैड ने एजुकेट किया था, किस तरीके से उनके माइंडसेट को प्रिपेयर किया था, जिसको फॉलो करके रॉबर्ट सर दुनिया के बहुत बड़े आदमियों में से एक बने। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत सारे लोगों के पास में पैसा होता है लेकिन वो अपने पैसे को लंबे समय तक नहीं रख पाते हैं? इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं गरीब लोगों के, अमीर लोगों के और मिडिल क्लास लोगों के? मिडिल क्लास लोग क्यों ऋण जाल में फंस जाता है, क्यों डेट ट्रैप में वो फंस जाता है? उसके बाद किस तरह की एजुकेशन की आपको ज़रूरत है और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में क्या अंतर होता है? और अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो और ज़्यादा अमीर बनते चले जाते हैं? चलिए 1 बाय 1 करके मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में एक टाइम में बहुत पैसे होते हैं लेकिन कुछ समय के बाद उनके पास में कुछ भी नहीं बचता है, वो जीरो हो जाते हैं, वो कंगाल हो जाते हैं, फक्कड़ हो जाते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको कहीं से लॉटरी लग जाती है या जिनको खानदानी प्रॉपर्टी मिल जाती है या कहीं से कोई किसी भी शक्ल में उनको पैसे मिल जाते हैं लेकिन वो पैसे ज़्यादा दिनों तक उनके पास में नहीं टिकते हैं।
आपने ज़रूर इस बात को नोटिस की होगी। अगर नोटिस आपने नहीं किया होगा तो एक बार ज़रूर माइंड को रिकॉल कीजिए। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास में एक समय में बहुत पैसा हुआ करता था और आज वो गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है। इसका एक ही रीज़न है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। अगर वे फाइनेंशियली एजुकेटेड होते तो डेफिनेटली वे अपने पैसे को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाते और अपने पैसे से काम करवाते। अब देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि आपको यह समझ होनी चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे से काम कैसे करवाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि इनकम के सोर्सेस क्या होते हैं, गरीब लोग कैसे कमाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं। ठीक है, देखिए जो खर्च है मेनली वो 3 खर्च होते हैं जो बहुत ही भारी पड़ता है हर व्यक्ति पे। ठीक है, एक जो जीने के लिए जो खर्च है, जैसे बिजली का बिल हो गया, रेंट हो गया, राशन पानी हो गया, एक तो जीने के लिए खर्च है जिसको हर किसी को करना ही पड़ता है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा खर्च होता है वो होता है टैक्स का। टैक्स, हर किसी को टैक्स पे करना होता है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा खर्च होता है। तीसरा जो खर्च होता है वो होता है EMIs का। ठीक है, EMIs का जो हर महीने चुकाना पड़ता है बैंक को। ठीक है, अभी आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, पहले ये समझ लीजिए 3 तरह के खर्च होते हैं। एक जो ज़रूरत के खर्च होते हैं, भैया रोटी पानी तो सबको खाना पीना है ना, उसके बिजली का बिल देना ही देना है, रेंट देना ही देना है, तो एक तो नॉर्मल खर्चा हो गया ये। उसके बाद EMIs, उसके बाद टैक्स। ठीक है, ये 3 खर्चे होते हैं जो हर किसी को बेयर करना पड़ता है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। ठीक है, अब आ जाओ इनकम को समझो जरा। देखिए, अमीर आदमी कैसे कमाता है, गरीब लोग कैसे कमाता है और जो मिडिल क्लास है वो कैसे कमाता है। ठीक है, अब देखिए जो गरीब है, गरीब का मतलब यहाँ पे जो फाइनेंशियली जो वीक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा जो वीक होते हैं उनकी जो दुनिया होती है वो 500 रुपये कमा लेते हैं या 600 रुपये कमा लेते हैं, 700 रुपये, 1000 रुपये रोज़ कमाते हैं और खर्च कर लेते हैं। रोज़ कमाते हैं और खर्च कर लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी जो है भगवान भरोसे चलती है। ठीक है, भगवान भरोसे चलती है। कोई मुसीबत आ जाए तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, तो नो डाउट उसके लिए क्या है, सरकार मौजूद होती है और बहुत सारे सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो भी उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो 1000 रुपये कमाते हैं और 1000 रुपये खर्च कर देते हैं। ये हो गए जो गरीब लोग होते हैं। ठीक है, अब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी इनकम का जो सोर्स होता है वो होता है सैलरी। सैलरी से पैसे कमाते हैं। अब उस पैसे से वो एक तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं, दूसरा वो अपने लिए बर्डन खरीदते हैं। बर्डन का मतलब क्या हो गया, वे ऐसे एसेट्स खरीद लेते हैं जिसके लिए उनको हर महीने EMIs चुकाना पड़ता है। फिर से समझिए मेरी बात को, हर महीने EMIs चुकाना पड़ता है। चाहे वो घर खरीद लेंगे, चाहे वे कार खरीद लेंगे, चाहे वे फर्नीचर खरीद लेंगे, या वो ऐसे एसेट्स खरीद लेंगे जिनका कोई भी वैल्यू नहीं है, जो उनके ऊपर में केवल और केवल बोझ होता है। ठीक है, तो मिडिल क्लास क्या करता है, सैलरी लाता है, तो उनके सैलरी में जितने पैसे होते हैं वो सारे पैसे क्या हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। ठीक है, वहीं अमीर लोग जो होते हैं वो कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं, ध्यान रखना। अमीर लोग अपने पैसे से खरीदते हैं संपत्ति, और संपत्ति से जो इनकम आती है उस इनकम से वो करते हैं खर्च। फिर से समझिए मेरी बात को, अमीर लोग अपने इनकम से खरीदते हैं संपत्ति, और संपत्ति से जो पैसे आते हैं उस पैसे को वो करते हैं खर्च। ठीक है, ये इनकम के सोर्सेस होते हैं। ठीक है ना, अब देखो अमीर लोग टैक्स कम पे करता है, गरीब लोग टैक्स ज़्यादा, गरीब लोग मतलब मिडिल क्लास लोग ज़्यादा टैक्स पे करता है। कैसे, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझिए, आप जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या गरीब लोग होते हैं वो संपत्ति उसको मानता है जो उनके पास में होता है। ठीक है, जैसे मान लें उनका घर उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, उनकी कार उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, उनका फर्नीचर जो घर पर होता है वो उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, उनके घर पे AC हो गया, या उनका एक बहुत महंगा सा मोबाइल हो गया, या उनका बहुत महंगा सा पर्स हो गया, या उनका बहुत महंगा सा एक जो कुर्सी है घर पे वो हो गया, ये सारी उनकी संपत्ति होती है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, लेकिन गुरुजी जो है हमारे जो रिच डैड है उनका साफ कहना होता है ये संपत्ति नहीं है, ये बोझ है। फिर से समझिए मेरी बात को, ये संपत्ति नहीं है, ये बोझ है। कैसे, आइए इसको बताता हूँ। रॉबर्ट सर के अकॉर्डिंग संपत्ति आप उसको कह सकते हो, एसेट्स आप उनको कह सकते हो जो आपके जेब में पैसे डालते हैं। फिर से समझो मेरी बात को, आपके जेब में पैसे अगर आ रहा है किसी चीज़ से तो वो चीज़ आपके लिए संपत्ति है। अगर आपके जेब से पैसे निकल रहे हैं तो वो चीज़ आपके लिए संपत्ति नहीं है, क्योंकि वो खर्चा आपका बढ़ा रहा है, वो आप पर बर्डन है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लीजिए, आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति हो और आपकी सैलरी मान लेते हैं 50,000 रुपये महीना है या 60,000 रुपये महीना है। आपने क्या करी, एक अपने सपनों का कार खरीद लिया, सपनों का कार।
ठीक है। अब उसमें आप अपने फैमिली के साथ घूमने जा रहे हैं, सपनों का कार आपने खरीद लिया, अब आपको हर महीने 15,000 रुपये 20,000 रुपये देना है, ठीक है, बैंक को ईएमआई के रूप में। अब क्या हो गया, बैंक को आप ईएमआई के रूप में 20,000 या 15,000 या 18,000 रुपये हर महीने पे कर रहे हो। उसके बाद मेंटेनेंस का खर्चा अलग से, और उस कार से आपके पास में कुछ नहीं आ रहा, तो वो कार आपके लिए एसेट्स है या लायबिलिटीज है? डेफिनेटली वो आप पे बर्डन हो चुका है, वो आपके ऊपर में लायबिलिटीज है, क्योंकि वो आपके जेब से पैसे निकाल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए, आपने एक घर खरीद लिया, मान लें 40 लाख रुपए का एक घर खरीद लिया, और घर खरीदने के बाद क्या हुआ, अब आपकी सैलरी से हर महीने पैसे जा रहे हैं, आपके सैलरी से हर महीने पैसे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया या लायबिलिटीज? लायबिलिटीज हो गया, एसेट्स नहीं है। एसेट्स का मतलब आपके जेब में पैसे आए, आपके जेब में पैसे आए, ठीक है। आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, बहुत सारा तर्क आपके सामने आ रहा होगा, लेकिन अभी धैर्य रखिएगा आप, बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपको अभी पता चलेंगी। पूरी वीडियो तो आप अटेंड कीजिए, उसके बाद जो भी मन में डाउट्स आ रहे होंगे कमेंट करके मुझे बताइएगा, कोशिश करूंगा आपको इजी भाषा में समझाने की, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मिडिल क्लास जो है वो लोन के ट्रैप में फंसता है, डेट के ट्रैप में फंसता है, कैसे लोन के जाल में, ट्रैप का मतलब जाल होता, ठीक है, लोन के जाल में फंसता है और चारों तरफ से लोन के जाल में वो फंस जाता है। फिर सुबह ऑफिस जाना है, रात को टेंशन में घर आना है, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम एंड होम टू ऑफिस, और फिर पूरी जिंदगी चूहे के दौड़ में, मतलब रैट रेस में फंस जाते हैं, और पूरी जिंदगी रैट रेस में निकाल देते हैं। रॉबर्ट सर ऐसा बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए, माइंड में जाने दीजिए, अपने लाइफ से और अपने जो वर्किंग स्टाइल से इसको मैच कीजिएगा, ठीक है। एक लड़का शादी करके आता है शहर में, ठीक है, एक लड़का शादी करके शहर में आता है और छोटे से घर में रहता है। हस्बैंड भी काम करता है और वाइफ भी काम करता है, दोनों जॉब करते हैं। अब एक सैलरी नहीं, अब 2 सैलरी उनके घर पर आती है, ठीक है। अब मन में ख्याल आता है कि सपनों का एक घर खरीदा जाए, ठीक है। अब वो एक सपनों का घर खरीद लेते हैं, बैंक से लोन लेकर वो एक सपनों का घर खरीद लेते हैं। अब सपनों का घर तो खरीद लिए, अब उसके लिए फर्नीचर भी चाहिए। फिर वो बाजार से फर्नीचर लेकर आते हैं, क्रेडिट कार्ड से या फिर कोई और दूसरे सोर्सेस से वो फर्नीचर लेकर आते हैं, या अपनी सेविंग से वो फर्नीचर लेकर आते हैं। अब फर्नीचर भी आ गया, अब घर को डेकोरेट भी करना, उसके लिए भी सामान आ गए, उसके एसी वेसी लगा लिए। अब उनके सपनों का घर जो है प्रॉपर हो गया, ठीक है, सपनों का घर प्रॉपर हो गया। अब पहले वो छोटा सा घर में रहता था तो उस पर दबाव कम था, ज़्यादा कमाने का प्रेशर नहीं था, अब उस पर दबाव आ गया। अब उनको ईएमआई चुकानी है, और उस ईएमआई को चुकाने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों मियाँ बीवी, मतलब जो हस्बैंड वाइफ है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। फिर भगवान की कृपा उनके घर पर आ जाती है, मतलब एक औलाद का जन्म होता है, ठीक है। अब वो जो औलाद है, जो बेटा है या बेटी है, जो भी है, तो मान लीजिए अब उसको पढ़ाना भी है, स्कूल भी भेजना है, उनके भी खर्चे बढ़ जाएंगे। अब इनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना मेहनत करेंगे सैलरी उनकी उतनी हाई होगी, मतलब मेहनत ज़्यादा करेंगे तो सैलरी भी हाई होगी, इनकम भी हाई होगी। इनकम हाई होगी तो उसमें टैक्स भी हाई रेट से लगेगा, मतलब टैक्स भी जो है बढ़े हुए रेट से लगेगा। मतलब यही तो है ना कि अमीर लोग जितना पैसा कमाते हैं उसमें कम टैक्स देते हैं, और गरीब लोग जितना, मतलब गरीब का मतलब यहाँ पर गरीब मानसिकता वाले लोगों से मैं बोल रहा हूँ, बस इसको भावना से मत जोड़िएगा, ठीक है ना। गरीब का मतलब ये बोलता हूँ, या मिडिल क्लास का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लेते हैं, फाइनेंशियल थॉट प्रोसेस जो थोड़ा वीक होता है, पैसों के बारे में नहीं समझते हैं, पैसों से काम कैसे करवाना उसको नहीं समझते हैं, मैं इस सेंस में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको ऐसा मतलब गरीब वो वाली गरीब मतलब समझिएगा जो नेता वेता यूज़ करता है, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, मैं बस सोच की बात कर रहा हूँ। अमीर और गरीब, इनकी जो सोच होती है वो डिफरेंट होती है, पैसों को लेकर, काम करने के तरीकों को लेकर, मैं बस इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, इसलिए आप इसको जो है पॉजिटिवली लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब बच्चे को स्कूल भी भेजना है, अब बच्चे का खर्चा भी बढ़ गया, और इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा इनकम, और उतने ही ज़्यादा टैक्स भी चुकाना है। अब पूरा का पूरा समय जो है हार्ड वर्किंग में हस्बैंड का भी गुजर रहा है, और जो वाइफ है उसका भी गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे, और मेहनत कर रहे, और मेहनत कर रहे, और मेहनत कर रहे। अब घर का लोन तो है ही, अब गाड़ी भी खरीदने का मन कर रहा, तो भैया एक कार भी ले लिया ईएमआई में।
अब कार भी ले लिया, अब देखो होता है कि कार भी लिया, अब कार की ईएमआई और घर की ईएमआई, ठीक है। अब दोनों ईएमआई का उन पर प्रेशर पड़ गया। अब जो घर का सामान वगैरह है उसको उन्होंने क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया। मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया, कुछ साजो सामान जो डेकोरेशन के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको उसने क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया। अब क्रेडिट कार्ड से जैसे ही उन्होंने खरीदा तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में जो ईएमआई करवाते हो आप या एक पेमेंट भी आपकी चुकती है तो आप पे जो इंटरेस्ट रेट होता बहुत हाई चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपके पास में एक ऑफर आ जाता है कि एक काम कीजिए, आपके क्रेडिट कार्ड के लोन को जो है आप लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ योर एसेट्स। मतलब अपने घर पर क्रेडिट कार्ड के लोन को क्या कर लीजिए, आप कन्वर्ट कर लीजिए। अब क्या होता है, उनके घर पर क्रेडिट कार्ड के लोन को कन्वर्ट कर दिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। चलिए, अब न्यूली मैरिड कपल है, इनके माइंड को थोड़ा सुकून तो मिलता है कि भैया ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसके चंगुल से तो हम बच गए, अब तो हमको चलो धीरे धीरे चुकाते रहना है, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता होता है कि वो जो है लोन के जाल में फंस चुके हैं। अब उनको 20 साल तक, 15 साल तक या 25 साल तक, 30 साल तक लोन चुकाने के लिए काम करना पड़ेगा और वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उनका खर्चा उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो वो अब फंस चुके हैं, उनका माइंड जो अब स्ट्रेस में जा चुका है। तो ऐसे ही मिडिल क्लास जो है वो लोन में फंस जाता है और बहुत सारे जो मिडिल क्लास है इसी तरीके से लोन में फंसा। तो लोन में फंसने के पीछे यहाँ पे क्या कारण है? पहला कारण है कि अपने इमोशनल स्पेंडिंग को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। यही दूसरी ओर जो अमीर लोग होते हैं वो सोचते समझते थोड़ी तकलीफ झेल लेंगे। अब वो छोटा घर में रह लेगा, बिना एसी का रह लेगा, कई बार गर्मी भी वो सह लेगा, कई बार क्या होता है नमक रोटी खा लेगा, कई बार फटा पुराना कपड़ा भी पहन लेगा। शो ऑफ से थोड़ा बचता है क्योंकि वो एजुकेशन ले चुका होता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है और अपने इमोशनल स्पेंडिंग को कैसे रोकना है, इमोशनल एक्सपेंसेस को कैसे रोकना है। इमोशनल एक्सपेंसेस का मतलब मेरे को क्या अच्छा लगता है उस पर खर्च करने पर उनका कंट्रोल हो जाता है। ये रिच लोगों का होता है, जबकि मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास है उनका इस पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो फाइनली जो है फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझिए अब जरा टैक्स का क्या मसला होता है, टैक्स जो है कैसे चार्ज होता है। देखिए, अमीर लोग जो टैक्स देते हैं कुछ इस तरीके से देते हैं कि पहले वो कमाते हैं, फिर वो खर्च करते हैं और फिर जो अमाउंट बचता है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। और मिडिल क्लास पहले कमाते हैं और फिर उन पे टैक्स लगता है और फिर जो बचा हुआ अमाउंट होता है उसको उनको खर्च करना होता है। फिर से समझिए मेरी बात को। मान लेते हैं एक अमीर आदमी 12 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, और एक मिडिल क्लास भी 12 लाख रुपए कमाता है। तो अमीर आदमी ने उसमें 11 लाख रुपए खर्च कर दिया और 1 लाख रुपए उसका बचा। वो जो टैक्स लगेगा 1 लाख रुपए पे लगेगा, ठीक है। और जो गरीब आदमी अगर 12 लाख रुपए कमाया तो टैक्स उनको 12 लाख रुपए पे देना पड़ेगा। कैसे ऐसा होता है? ऐसे होता है, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका जो कमाने का तरीका होता है, उनका जो खाने का तरीका होता है, उनका जो खर्च करने का तरीका होता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है, ठीक है। अमीर लोग सब कुछ के मालिक होते हैं लेकिन वो जो है पेपर पर मालिक नहीं होते। बड़ी अजीब तरह की उनकी सोच होती है, बहुत अलग तरह की उनकी समझ होती है। तो आगे की क्लासेस में ये बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी। अब आपके दिमाग में जो है क्वेश्चन उठने लगेगा कि भैया अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं और गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग ज्यादा टैक्स क्यों देते हैं, ठीक है। इस सवाल को मन में रखिए और चलने दीजिए और इसका आंसर जो है आप ढूंढिए। आगे की क्लासेस में मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सोल्यूशन क्या है इसका। तो सोल्यूशन रॉबर्ट सर को उनके रिच डैड ने बताया कि खुद को एजुकेट करो। एजुकेट कैसे करो? अकाउंटिंग की नॉलेज लो। अकाउंटिंग की नॉलेज का मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, बजट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट को कैसे समझते हैं, ठीक है। देखिए, इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपको यह पता होना चाहिए ना कहाँ से पैसे आ रहे हैं और कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए आ रहा है तो वो 1 लाख रुपए जा कहाँ रहा है। आपके पास में 1 लाख रुपए आ रहा है तो 1 लाख रुपए जा कहाँ रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको केवल पता चलेगा इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है। उसके बजट आपको बनाने सीखना। बजट कैसे बनाना सीखना आपको कि आपके पास जो 1 लाख रुपए आएंगे वो जाएंगे कहाँ कहाँ, ठीक है, जाएंगे कहाँ कहाँ, ठीक है। ये आपको सीखना है। आप जो है इमोशनल एक्सपेंसेस पे, इमोशनल स्पेंडिंग पे आप जो है
तभी जाके कंट्रोल कर पाओगे जब आप बजट बनाओगे। आप देखिए 1 लाख रुपए आपको कहीं से आने वाला है या आपको 10 तारीख को 1 लाख रुपए मिलता है, आप पहले से बजट बना लीजिए कि भैया मेरे को पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, या 50,000 रुपये आपको आते हैं हर महीने तो कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च करना है। और जो इमोशनल स्पेंडिंग है, भाई बर्थडे पार्टी में आपने 10,000 खर्च कर दिया उसको रोको, आपने शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया उसको रोको, आप फर्नीचर पे बहुत खर्च कर रहे हो उसको रोको। ये सारे खर्चे करो, पहले एक बार अमीर तो बन जाओ फिर करना ऐसे खर्चे। अभी दिखावटी की जिंदगी कब तक गुजारोगे? एक मुसीबत आई फिर हाथ फैलाना पड़ेगा कटोरा लेके इधर उधर, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल रखना है। उसके बाद बैलेंस शीट को समझना है। बैलेंस शीट को आप कैसे समझोगे कि एसेट्स ऑन लायबिलिटीज, मतलब आपके पास में ऐसी कितनी संपत्तियां हैं जो आपको पैसे देता है, उसको आपको बैलेंस शीट से समझना है, और ऐसी कितनी लायबिलिटीज है जो आपका पैसा निकाल रहा है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? उसके बाद मार्केट को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। डिमांड एंड सप्लाई का रूल समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है इन चीज़ों को समझने के लिए। डिमांड एंड सप्लाई का रूल, किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है और किन चीज़ों की कम डिमांड है, डिमांड कब बढ़ती है, डिमांड कैसे बढ़ती है, डिमांड क्यों बढ़ती है, डिमांड बढ़ रहा है तो उसको कैसे देखा जाए, डिमांड घट रहा है तो उसको क्या समझा जाए, ये आपको समझ में आना चाहिए, मार्केट की दशा। उसके तीसरी बात जो बताते हैं रॉबर्ट सर को उनके रिच डैडी, वो बताते हैं कि आपको निवेश के बारे में थोड़ा पढ़ना चाहिए। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि निवेश कैसे होता है, निवेश क्या होती है, कहाँ निवेश करने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए निवेश के बारे में। धीरे धीरे आप उसको पढ़िए, ठीक है? उसके बाद जो चौथा पॉइंट बताते हैं रॉबर्ट सर, वो बताते हैं कि आपको जो है कानून के बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के बारे में और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के बारे में कि टैक्स से रिलेटेड उनके क्या लॉज है। उसके बाद कंपनी या कॉरपोरेशन से रिलेटेड उनके क्या लॉज है। मैंने आपको बताया था ना कि जो अमीर लोग हैं वो कम टैक्स देते हैं और गरीब लोग जो है या मध्यवर्गीय लोग जो है वो ज़्यादा टैक्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अमीर लोग कॉरपोरेशन बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं और वो कंपनी के थ्रू काम करते हैं, इसलिए उनको टैक्स बहुत कम देना पड़ता है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है? हमारे चैनल का जन्म ही तो इसीलिए हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, अच्छी लग रही है क्लास आपको कितना समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताइए, ठीक है? आगे की जो पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, उसमें आपको कुछ सजेशन दिए जाएंगे जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक से ही लिए गए हैं, और आप को बुक भी पढ़ना है, बुक को बिल्कुल पढ़ना है आपको, उससे और ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ठीक है? तो ये आपको बात समझ में आ गई। रॉबर्ट सर क्या बता रहे हैं आपको? पहला क्या बता रहे हैं? अकाउंटिंग की नॉलेज लो, अकाउंटिंग सीखो, आंकड़ों को समझना सीखो और आंकड़े के पीछे जो छुपी हुई चीज है उसको समझना सीखो। अकाउंटिंग में क्या है? इनकम स्टेटमेंट को समझो कि भैया पैसा कहां आता है, कहां जाता है, कितना आता है, कितना जाता है, ठीक है? उसके बाद बजट बनाना सीखो कि मेरे पास में 1 लाख रुपए आएगा तो मैं कहां कहां उसको खर्च करूंगा, उसमें से देखो। अपने इमोशंस को संतुष्ट करने के लिए, अपने भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए आप जो खर्च कर रहे हो उसको रोको, ठीक है? उसके बाद बैलेंस शीट को समझो कि आपके पास में जो प्रॉपर्टी है वो काम की कितनी है, क्या वो पैसे दे रहा है आपको या आपका खर्चा करवा रहा है। अगर खर्चा करवा रहा है तो वो प्रॉपर्टी नहीं है आपका, वो एसेट्स नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो ये बैलेंस शीट से आपको समझ में आएगा। बाजार को समझो कि बाजार किधर मूव कर रहा है, डिमांड किस चीज की बढ़ रही है, किस चीज की घट रही है, उसको समझने की कोशिश करो। इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, शेयर्स कैसे काम करता है, डिबेंचर क्या होता है, उसके बाद जाके बॉन्ड क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, रियल एस्टेट्स क्या होता है, ठीक है? इन चीज़ों को लर्न करना है। उसके लॉज के बारे में आपको, इनकम टैक्स हो गया भैया, इनकम टैक्स का क्या लॉज है, उसके बाद जाके आपके जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड है उसके टैक्स क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून, स्टेट गवर्नमेंट के कानून आपको समझ में आने चाहिए। मोटी मोटी बातें इनकी समझ में आपको आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा आप फोकस कीजिए, थोड़ी सेल्स स्किल अपनी बढ़ाइए, थोड़ी मार्केटिंग स्किल अपनी बढ़ाइए। इस तरह की एजुकेशन की बात जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी को उनके रिच डैड ने सिखाया है, ठीक है? ये एजुकेशन है, हम सबको लेना है इसको, आपको भी लेना है, हमको भी लेना, हम सबको ये एजुकेशन लेने की जरूरत है, ठीक है? अब देखो फाइनली जो रिच पीपल है वो क्या करते हैं जिससे वो और ज्यादा रिच होते हैं। अच्छा, रिच पीपल ना ये बाद में रिच बनते हैं, ठीक है? बाद में रिच बनते हैं, ये पहले से पैदाइशी रिच नहीं होते, खानदानी रिच नहीं होते, ये बनते हैं रिच। आप मान ले जो आपको दिख रहे हैं कि भाई 30 साल से अमीर है, लेकिन कभी ना कभी वो गरीब होंगे,
ठीक है, कभी ना कभी वो गरीब होंगे, अपने आप को एजुकेट करके वो अमीरी की तरफ बढ़े। तो उन्होंने अपने आप को इसी तरीके से एजुकेट किया। ठीक है, अब अमीर आदमी क्या करते हैं, सुनिए जरा इसको ध्यान से। वो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, वो सोचते हैं। याद कीजिए मैंने पार्ट 1 में क्या बताया था, अमीर आदमी कभी भी पैसे पर फोकस नहीं करेगा, कभी भी। जब भी वो काम करेगा तो काम से सीखेगा, वो हालातों से सीखेगा, सिचुएशन से सीखेगा, इमेजिनेशन करके सीखेगा। ठीक है, सीखने में उनको शर्म नहीं लगती है, सीखने में उनको कोई भी शर्म नहीं लगता किसी भी तरह से, वो सीखते बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये जो आपको बताई बात, तो इन सारी एजुकेशन को वो लेगा, सीखेगा। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने बताया था अपने माइंड सेट को कैसे वो प्रिपेयर करते हैं। काम करेंगे, सीखने पर फोकस रखेंगे, उसी की भी चीज़ों को, सीखी हुई बातों को भविष्य में अप्लाई करके बहुत पैसा बनाएंगे वो। ठीक है, तो अमीर आदमी जो है वो जो पढ़ते हैं तो उससे उनका माइंड जो है वो सेंटर्ड हो जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे फोकस उसका बन जाता है, वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढने लगता है। कहीं से उनको कोई मौका मिलता है ना, वो छोड़ता नहीं है, तो वो मौके की तलाश में रहता है। जैसे उनको मौका मिलता है, मौका को ऐसे पकड़ता, कस के पकड़ता है मौका को पकड़ लिया उसने, अमीर आदमी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया। अब क्या करता है वो, अब उस अपॉर्चुनिटी से पैसा कमाने के लिए या उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए उनको फंड चाहिए। तो अमीर आदमी ये जानता है कि पैसे किससे किससे लिया जा सकता है, तो वो फंड इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब फंड भी इकट्ठा हो गया, अपॉर्चुनिटी भी सामने है। अब अपॉर्चुनिटी को पैसे में कन्वर्ट करना, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए लोग चाहिए, तो अमीर लोग टीम भी बनाते हैं। भले ही 2 लोगों की टीम हो, 3 लोगों की टीम हो, 4 लोगों की टीम हो, अच्छे लोगों के साथ में उनकी टीम होती है। ठीक है, अब देखो अपॉर्चुनिटी, सबसे पहली चीज अपॉर्चुनिटी उनको पता चल गया। दूसरी चीज उनको यह पता चल गया कि भैया इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कुछ फंड की जरूरत पड़ेगी, तो फंड जो इकट्ठा करने का उन्होंने भी तरीका ढूंढ लिया, कुछ लोगों से फंड इकट्ठे कर लिए। अब इस फंड को अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है, उसके लिए टीम चाहिए, चाहे 2 लोगों की हो, 4 लोगों की, 5 लोगों की। अब टीम भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब या तो उस अपॉर्चुनिटी को वो बेच देंगे और पैसा कमा लेंगे एक बार में, और फिर उस पैसे को वो क्या करेंगे, आगे इन्वेस्ट कर देंगे, या वो उस अपॉर्चुनिटी को लॉन्ग टर्म इनकम के लिए कन्वर्ट कर देंगे, मतलब रेकरिंग इनकम बना लेंगे। क्या भाई मेरे को इस अपॉर्चुनिटी से हर महीने पैसे आए, हर 6 महीने में, 3 महीने में या साल भर में पैसा आते रहे। ये अमीर आदमी का तरीका होता है पैसे से पैसे बनाने का। इसलिए अमीर आदमी जो है हर दिन अमीर होते जाते हैं और गरीब आदमी हर दिन गरीब होते जाते हैं। मतलब यहाँ पे मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, जो मिडिल क्लास है वो हर दिन मिडिल क्लास होते चले जाते हैं, क्योंकि अमीर आदमी एक चीज की ताकत को जानता है, माइंड की ताकत को, और वो माइंड को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई अमीर आदमी 100 रुपए कमाता है, फिर से समझिएगा, अगर कोई अमीर आदमी 100 रुपए कमाता है तो वो क्या करता है, दुख मुसीबत से वो रहता है, 20 रुपए 25 रुपए में अपना गुजारा करेगा, नमक रोटी खा लेगा वो, नमक रोटी खा लेगा वो, फटे पुराने कपड़े पहन लेगा वो, जमीन पे फर्श पे सो जाएगा चटाई बिछाकर। ठीक है, अब उनके पास में कितने बचे भाई, 80 रुपए बचे या 70 रुपए बचे, वो क्या करेगा, 10 रुपए अपने दिमाग में कम से कम जरूर लगाएगा, सेमिनार में जाएगा, वो बड़े लोगों से बातचीत करने में खर्च करेगा, वो कोई कोर्स कर लेगा, हर समय लर्निंग पे फोकस करेगा। ठीक है, और जो 40-50 रुपए उनका बचेगा, उस लर्निंग करके जो सीखेगा ना, वो 40-50 रुपए वहां लगा देगा। अब मान ले वो किसी सेमिनार में गया, शेयर्स के बारे में सीख के आया, तो भाई ठीक है 50 रुपए लगा दिया, 40 रुपए शेयर में लगा दिया। अब उसमें एक बार झटका खाएगा, उससे सीखेगा, फिर अगली बार समझदारी से लगाएगा, अगली बार समझदारी से लगाएगा। तो जो अमीर आदमी का जो खर्चा करने का तरीका होता है, वो खर्च कम निवेश ज्यादा करता है, चाहे दिमाग पे हो या संपत्ति पे हो। और एक समय ऐसा आता है जब अमीर आदमी के पास में अमीर माइंड भी होता है और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती है, और जो मिडिल क्लास है वो 100 रुपये कमा के लाएगा, तो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये खाएगा, उसके 40-50 रुपये वो लोन चुकाएगा, 10-20 रुपये जब बचेगा उसका, तो कभी टूर पे चले जाएगा, कभी अमेरिका चले जाएगा, तो कभी लंदन चले जाएगा, तो कभी बर्थडे मनाने में चले जाएगा, कभी पार्टी मनाने में चला जाएगा। वो अपने इमोशनल खर्चे को नहीं रोक पाता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं पार्ट 2 से आपको बहुत लर्निंग मिली होंगी। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और पार्ट 3 में आपको सजेशन मिलेंगे, 10 सजेशन मिलेंगे, जिनको आपको फॉलो करके आगे बढ़ना है और लाइफ में आगे जाना है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके मुझे अपना एक्सपीरियंस आप जरूर बताइए। कमेंट करके अगर आप अपना एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा कि हमको क्या सुधार करना चाहिए समझाने के तरीके में। आप कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी आप बताइए, अगर आपको वीडियो खराब लग रही है तो भी आप बताइए, ताकि मैं भी अपने आप में इंप्रूवमेंट कर पाऊं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर कर पाऊं और आपको बेहतर और बढ़िया
फायदेमंद कंटेंट दे पाऊं। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है पार्ट 3, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। रिच डैड पुअर डैड की लगभग 4 वीडियोस आपको मिलेंगी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हमको क्यों पढ़ना चाहिए रिच डैड पुअर डैड, और सेकंड में मैंने आपको बताया कि अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं जबकि गरीब लोग जो है वो पैसे के लिए काम करते हैं। और आज की वीडियो में मैंने आपको वे सारे स्टेप्स बताए जिनको फॉलो करके रॉबर्ट सर जो है अपने माइंड को मजबूत कर पाए और फाइनेंशियल एजुकेशन ले पाए। और अगले वीडियो में मैं आपको 10 सजेशन दूंगा जो रॉबर्ट सर को उनके रिच डैडी ने दिया था और रॉबर्ट सर उनको फॉलो करके लाइफ में बहुत आगे बढ़े थे। कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। आपके हर कमेंट को मैं डिटेल में पढ़ता हूं और उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूं। मैं आपका टीचर और आप भी मेरे टीचर, हम भी आगे बढ़ेंगे और साथ में आपको भी बढ़ने में मदद करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट सर को उनके रिच डैड ने कैसे समझाया कि जो अमीर लोग होते हैं उनका फोकस शुरू में पैसों पर नहीं होता है, फोकस उनका काम पर होता है और लर्निंग पर होता है, और बाद में उसी लर्निंग की मदद से वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं। और वहीं उन्होंने बताया था कि जो गरीब और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो शुरू से ही उनका फोकस पैसों पर होता है। वो सुबह काम पर जाते हैं और शाम को उनको दिहाड़ी मिल जाए या महीने में उनको सैलरी मिल जाए, इस पर उनका फोकस होता है। लर्निंग पर उनका फोकस नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है वो जिंदगी भर जो है ना संघर्ष करते रहते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करते रहते हैं। और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट सर को रिच डैड ने बताया कि किस तरीके से जो लोग होते हैं पैसे को लंबे समय तक अपने पास रख पाते हैं और पैसे से काम करवा पाते हैं, और लोन के जाल में जब कोई फंस जाए तो कैसे निकलते हैं। ये पार्ट 2 में रॉबर्ट सर को उनके रिच डैड ने सिखाया। और पार्ट 3 मतलब आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपको फॉलो करना है, और फॉलो करके आप अपने जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसको बेहतर कर सकते हो, और जो आपकी जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी आप बेहतर कर सकते हो, रिच बनने के और कदम को अपना बढ़ा सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। आप अमीर क्यों बनना चाहते हो, क्या पर्पज है इसके पीछे का, क्या उद्देश्य है इसके पीछे का, क्यों अमीर बनना चाहते हो। इसका जवाब जानने के लिए रॉबर्ट सर बताते हैं कि आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो। फिर से समझो मेरी बात को। आप अपने आप को फ्यूचर में कैसा देखना चाहते हो, कैसी जिंदगी आप फ्यूचर में जीना चाहते हो और कैसी जिंदगी आप फ्यूचर में नहीं जीना चाहते हो, इसका आपको पहले पता होना चाहिए, जिससे कि आपका पर्पस और आपका उद्देश्य बहुत स्ट्रांग हो सके। ठीक है, जैसे कि आप खुद से सवाल कीजिए कि आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, सैलरी लाना है, लोन चुकाना है, ईएमआई चुकाना है, खर्चे करने हैं, और थोड़ा बहुत पैसा बच जाए तो इधर उधर घूम कर उसको खत्म कर लेना है। ये जिंदगी चाहते हैं, जिंदगी भर संघर्ष करना चाहते हैं, लोन लेकर अपने ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, या आप रिच बनना चाहते हैं, आप सुकून चाहते हैं लाइफ में, आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये खुद से आप पूछिए, इससे आपका पर्पस स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो पहला सवाल आपको खुद से पूछना है कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, दूसरा सवाल चयन करना, मतलब चुनाव करना। आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, आपको उसको चुनना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कहीं पर जॉब करने के लिए जा रहे हो तो 2 आपके पास में ऑप्शन है। वहाँ पर जाके आप पैसे के लिए काम करो या वहाँ पर जाके आप सीखने के लिए काम करो, 2 ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोन में फंसे हुए हो या आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो डेफिनेटली आप पैसे के लिए काम करोगे। लेकिन अगर आप अभी यंग हो, 17 साल, 18 साल या फिर 20 साल के एकदम यंग हो, तो आपको भी चुनना है कि आपको किस लिए काम करना। कहीं 10,000, 12,000, 20,000 के लिए काम तो नहीं करना आपको, या सीखने के लिए काम करना है, ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आप ऐसे ले सकते हैं। मान लिया आपके पास में 10 रुपये कहीं से आए या 20 रुपये कहीं से आए या 50 रुपये कहीं से आए। मैं कम छोटा अमाउंट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको बात ज़्यादा समझ में आ सके। तो उसको आप कहाँ खर्च करना चाहते हो। ठीक है, अपने ब्रेन पर या कहीं और। ठीक है, अपने ब्रेन पर या कहीं और। ब्रेन पर का मतलब ये है कोई कोर्स कर लिया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर आपने बना ली, एक सेमिनार आप अटेंड कर लिए, या आप जो है और भी किसी तरह की आपने लर्निंग ले ली, तो ब्रेन यहाँ से आपका मजबूत हो जाएगा। और अगर आपने उस पैसे को घूमने फिरने में खर्च कर लिया तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। उसके बाद आपको चुनाव करना है अपने आलस में जकड़े रहने का
या आलस से निकलकर लर्निंग करने का, ये डिपेंड आप पे करता है। तो चुनाव की शक्ति बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया गया कि आपको चुनना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। चुनना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, दो में से कोई एक, ठीक है। तो मैंने छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाया। 50 रुपए कहीं से आ रहे हैं आपके पास में, तो कहाँ लगाओगे? किताब खरीद के पढ़ लोगे, या जो है किसी और चीज में लगा लोगे, घूमने फिरने में लगा लोगे, या खा के जुबान को संतुष्टि दे दोगे, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तीसरा, फ्रेंड को बहुत ध्यान से चुनने के लिए रॉबर्ट सर यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। फ्रेंड को, फ्रेंड जो दोस्त है ना, फ्रेंड, उसको बहुत ही ध्यान से चुनने की सलाह दे रहे हैं। आप अपने जो गरीब दोस्त है, गरीब दोस्त का मतलब जो माइंड सेट जिनका गरीब है, जो गरीबों की तरह सोचते हैं, ठीक है, तो उनसे आप ये सीखो कि वो क्या सोचते हैं और आपको वो चीज़ नहीं सोचना, ये आप सीख सकते हो। लेकिन जो अमीर दोस्त होते हैं उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिसका आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा मिलता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा जो कि बहुत ज़्यादा सच है, जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। और ये जो बदलाव है ना, ये दो तरह के बदलाव होते हैं। एक बदलाव आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, जिसको इंटरनल चेंजेस कहा जाता है, ठीक है। अपने अंदर आपको बदलाव लाना पड़ेगा, मतलब अपने इमोशंस को आपको संभालना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या अच्छा लगता है इस बात को आपको भूलना पड़ेगा, आपके लिए क्या सही है इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। लर्निंग करने में आपको दर्द होगा, लेकिन वो अच्छा है आपके लिए। गाने सुनने में आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, ये फैसला आप कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया इंटरनल बदलाव, मतलब आंतरिक बदलाव। उसके बाद दूसरा, आपको एक्सटर्नल चेंजेस लाने पड़ेंगे, मतलब बाहरी बदलाव भी, मतलब आपको अपने साथी संगतियों को बहुत ही ध्यान से चुनना पड़ेगा। आप उनके साथ में कितना समय बिता रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। इस बात को वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा कि आप लाइफ में कितना दूर जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड का चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना है। अगर गरीब माइंडसेट वाले आपके पास में दोस्त है तो उनकी आदतों को आपको सुनना है, समझना है, लेकिन फॉलो नहीं करना है। जबकि अमीर दोस्तों की जो आदत है, जो उनका जो तौर तरीका है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो दोस्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, अब आपको नया नया फॉर्मूला सीखना है, मतलब नया नया तरीका सीखना है पैसे बनाने का। एक तरीका सीख लिया, उसको अप्लाई कर दो, दूसरा तरीका सीखो, उसको अप्लाई करो। एक तरीका सीख रहे हो, उसको अप्लाई करो, जैसे अप्लाई हो जाए दूसरा तरीका को आप फिर सीखो, फिर अप्लाई करो। छोटा सा एग्जांपल लो, आप कोई ऐसे सेमिनार में गए जहां पर आपको सिखाया जा रहा है कि 1000 रुपये से 2000 कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप डिसिप्लिन में कैसे रहते हो, या फिर आपको अपना शरीर कैसे मजबूत करना है, ठीक है ना। देखिए, जो प्रिंसिपल्स है ना, वो हर जगह एक जैसा ही रहता है, ध्यान रखिएगा। आप चाहे अमीर बनिए, नेता बनिए, ऑफिसर बनिए, हर जगह पे ना एक ही तरह के प्रिंसिपल यूज होते हैं, ठीक है। तो सीखना, नया नया फॉर्मूला सीखिए। आप कहीं पर सीखे कि 1000 रुपये से 2000 कैसे बनाना है आपको, तो आप क्या करो, जो बातें सीख के आए उसको अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। अब उसमें झटका लगेगा तो फिर आप सीखोगे, ठीक है, झटका लगेगा फिर आप सीखोगे। ऐसे करते करते आप नए नए फॉर्मूलाज को सीखते जाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत कुछ आप सीख जाएंगे और आपका माइंड बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, खुद को पैसे पहले दो। मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि मान ले आपके पास में 1 लाख रुपए की सैलरी आई, या आप एक कंपनी चला रहे हो, या आप एक दुकान चला रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को आपको पैसे पहले देना है, सारे खर्चों से पहले। इसका क्या मतलब होता है, इसको जरा आप ध्यान से सुनो। जैसे आपके पास में 1 लाख रुपए की सैलरी आई, तो आप क्या करो, अपना पैसा, अपना हिस्सा उससे पहले निकाल लो। 20,000 रुपये मान ले आपका हिस्सा है, या 15,000 रुपये आपका हिस्सा है, आप अपना हिस्सा पहले निकाल लो। उसका कुछ प्रतिशत अपने दिमाग पे खर्च करो, और कुछ प्रतिशत आप जो है इन्वेस्टमेंट कर दो। इन्वेस्टमेंट कर दो, चाहे शेयर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, या स्टॉक्स में, या आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, या गोल्ड खरीद लो। कुछ ना कुछ आप खरीदना स्टार्ट कर दो। अब आप पे प्रेशर जब आउटसाइडर का होता है ना, चाहे गवर्नमेंट का हो, या फिर बैंक का हो, या फिर और भी जो लेंडर्स होते हैं, उनका जब आपके माइंड पर प्रेशर बनता है, तो आप यहाँ पर क्या करते हो, और ज़्यादा मेहनत करते हो, और दिमाग आपका सोचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आपने जो अपने लिए पैसे निकाल लिए हैं, तो आपको क्या करना है, उस पैसे को अब हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। आपको नया पैसा बनाकर आगे के जो लेंडर्स हैं उनको चुकाना है, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? चुकाना, चाहे कोई भी दिक्कत आए, कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जो पैसे आपने निकाल लिया अपने लिए, उस पैसे को वापस आपको रीयूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर रॉबर्ट सर आपको दो सलाह देते हैं। एक सलाह ये देते हैं कि आप ज्यादा बड़े कर्ज में मत फंसो, पहला। दूसरा सलाह देते हैं कि अगर एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसके साथ में छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, और यहाँ पे रॉबर्ट सर ये भी कहते हैं कि जब आउटसाइडर को पैसे देने का दबाव आपके माइंड में पड़ता है तो आप जो है और ज़्यादा काम करते हो, और काम कर करके अपने दिमाग को यूज़ कर करके आप आउटसाइडर को पैसा पे करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, खुद को पैसा देते हैं सबसे लास्ट में, दे तो भी ठीक और ना दे तो भी ठीक। आप मुझे एक बात बताओ कि 1 लाख रुपए आपके पास में आए और आपने सारे पैसे आउटसाइडर को दे दिया। ठीक है, अगले महीने फिर आए 1 लाख रुपए आपके पास में, सारे पैसे आपने आउटसाइडर को दे दिया। फिर 1 लाख रुपए आया, फिर आपने सारे पैसे आउटसाइडर को दे दिया। ऐसे करते करते आपका 10 साल निकल गया, 5 साल निकल गया। आप तो कंगाल ही रहेगा ना। आप काम किसके लिए कर रहे हो फिर? 3 लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, या तो अपने मालिक के लिए काम कर रहे हो, या बैंक के लिए काम कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो। आप खुद के लिए तो काम करो, अपना तो ख्याल रखो। तो यहाँ पर रॉबर्ट सर का ये भी ये मानना है कि अगर आउटसाइडर का दबाव आप पर पड़ता है तो आपका दिमाग काम करता है और आप अपनी इज्जत बचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हो और फिर उनको पैसा देते हो। ठीक है, तो आपको क्या फॉलो करना है यहाँ पर कि अपनी सैलरी या अपना हिस्सा आपको पहले निकालना है, उसको इन्वेस्टमेंट में डालना है और अपने ब्रेन में लगाना है। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया उसको वापस नहीं निकालना है। ठीक है ना, याद कीजिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में क्या बताया था कि रॉबर्ट सर के जो रिच डैड थे वो बिल लास्ट में जमा करते थे, और जबकि गरीब डैड जो थे वो क्या करते थे, बिल को पहले जमा करते थे। वो यही कारण था। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट सर को अपना पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट करना होता था और गरीब डैडी लास्ट में बचा तो देखेंगे, तो बचता ही नहीं था कभी उनके पास में, तो देखेंगे क्या। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, अच्छा सलाहकार आपको चुनना है। अच्छा सलाहकार आपको चुनना है मतलब आपकी जो टीम होगी या जिनसे आप सलाह ले रहे हो वो काबिल होनी चाहिए, और अच्छे सलाहकार को अच्छा पैसा दो। देखो एक बात याद रखो, अगर सलाहकार आपके पास में अच्छे नहीं होंगे तो लाइफ में आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। अच्छा सलाहकार लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, और अच्छे सलाहकार को अगर आप 20 रुपये देते हो तो 100 रुपये आप कमाते हो। ठीक है, 100 रुपये आप कमाते हो, इसलिए अच्छा सलाहकार को चुनकर उसको अच्छे पैसे दो। कंजूसी बिल्कुल मत करो वहाँ पर। कभी भी आपका सलाहकार जो है मीडियोकर नहीं होना चाहिए, या फिर आपका सलाहकार एवरेज लेवल का या नॉर्मल नहीं होना चाहिए। सलाहकार बहुत बेहतर आपका होना चाहिए। सलाहकार को चुनते समय आपको ध्यान रखना है कि सलाहकार वो काम पहले ही कर चुका है या वो काम वो कर रहा है जिसके बारे में आप उनसे सलाह ले रहे हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिर आपको बताते हैं सर कि आपको नायक अपना चुनना है। नायक का मतलब आपको कोई रोल मॉडल अपना चुनना है। आप अगर बिजनेस करने जा रहे हो तो कोई रोल मॉडल आप चुनो। ये मान लीजिए जो भी बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सक्सेस हुए हैं और जिनका जो बिजनेस है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। उनके तौर तरीकों को आप फॉलो कर सकते हो और उनके एटीट्यूड को आप कॉपी कर सकते हो। इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप इंस्पायर उनसे होंगे। ठीक है, रॉबर्ट सर एक बात और बताते हैं कि आप जो है अपना मूलधन पहले निकाल लें। फिर से समझिए मेरी बात को। रॉबर्ट सर बताते हैं कि आप अपना मूलधन पहले निकाल लें। मतलब अगर आपने कहीं पे 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना 50,000 रुपये को निकाल लो और फिर जो प्रॉपर्टी होगी वो फ्री में आपको मिल गई। ठीक है, तो ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। इसी हिसाब से आपको काम करते जाना है। ठीक है, इसी हिसाब से आपको काम करते जाना है कि अपना जो मूलधन है वो आपको पहले निकाल लेना है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको पहले निकाल लेना है, और बाकी जो प्रॉफिट में जो बच गया उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करना, उसको लंबा आपको चलने देना। ठीक है, उसको लंबा आपको चलने देना है। नेक्स्ट, रॉबर्ट सर आपको यह भी बताते हैं कि आपको विलासिता वस्तुएं, जो लग्जरियस वस्तुएं हैं, जो लग्जरियस आइटम है, वो आपको बाद में खरीदने की ज़रूरत है, शुरू में नहीं। आप पहले वेल्थ बना लीजिए अपना, आप पहले एसेट्स बना लीजिए अपना, और उन एसेट्स से जब आपको इनकम आने लगे तब आप उससे बड़ा घर खरीदिए, तब आप उससे कार खरीदिए, तब आप उससे बहुत महंगे मोबाइल खरीदिए, गहने खरीदिए। लेकिन अपनी सैलरी से आप इन चीज़ों पे खर्च मत कीजिए। अपनी सैलरी से आप एसेट्स बनाइए, और एसेट्स से जो इनकम आए उससे अपने आप ख्वाहिशों को पूरा कीजिए ना, तब तो जाके मज़ा आएगा। अपनी सैलरी से अगर आप जो है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने चाहेंगे तो होगा क्या कि आप सैलरी में फंस जाएंगे।
आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा पाओगे, फिर आप अटक कर रह जाएंगे ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करते रह जाएंगे। इसलिए पहले आप एसेट्स बना लो, अपना एसेट्स का पोर्टफोलियो तैयार कर लो और फिर आप जो है विलासिता की वस्तुएं खरीदे, लग्जरियस आइटम को फिर आप खरीदिए, ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो बताते हैं रॉबर्ट सर, वो ये बताते हैं आप दूसरों को सिखाओ, आप दूसरों को सिखाओ। जितना आपने सीखा आप दूसरे को सिखाओ, जितना आप दूसरों को सिखाओगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने दूसरों को सिखाना स्टार्ट किया तो आप उसके लिए पढ़ोगे, क्योंकि आपको उनको समझाना है, और जब आप उनको समझाओगे तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आने लगेंगी। तो इसलिए रॉबर्ट सर कहते हैं जितना आप सीखते हो आप दूसरे को सिखाओ, जितना आप सीखते हो आप दूसरे को सिखाओ। इसलिए मैंने जो ये चैनल बनाया है यही सोच कर तो बनाया है। पहले मैं आपके लिए क्या करता हूँ, देखो मेरा क्या स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने एक बुक मंगाई और बुक मंगाने के बाद मैंने उसको कम से कम 3 बार 4 बार मैंने पढ़ा, ठीक है। पढ़ने के बाद मैं समझा और मैंने उनसे कुछ बातें निकाल ली जिनको मेरे को फॉलो करना। तो अभी आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा सा तो कुछ बन जाऊं, कुछ अच्छा कर लूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो लाइव में आपको बताऊंगा मैं। तो मैंने निकाल लिया मेरे को क्या फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसको बहुत अच्छे से समझा और आसान तरीके में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको समझाने की कोशिश में क्या है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मैं पढ़ा, आपको समझाया, इससे क्या हुआ, मेरा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो आपने जो सीखा इसको आगे समझाओ, आपका भी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको जो इनकी जो 4 वीडियोस मैंने आपको बना कर दी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 0 जहाँ पर इंट्रोडक्शन था, इन चारों वीडियोस को आप कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार घुमा घुमा कर देखिए। और जो बुक है उसको तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे हिंदी में पढ़ लीजिए आप या इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जिसको मैं पढ़ूंगा, समझूंगा और आपको समझाऊंगा और खुद भी फॉलो करूंगा और आपको भी प्रेरित करूंगा फॉलो करने के लिए। चैनल को कस के पकड़ लीजिए, हमारे चैनल का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि अपने देश के लिए और अपने देश के लोगों को जागरूक कर सकूं और उनको थोड़ा बहुत वो चीज़ें बता पाऊं जिनकी उनको ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और गांव-गांव तक ज़रूर मेरी बातों को पहुंचाइए और इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जो गांव के बच्चों को जो 1 GB और 2 GB इंटरनेट मिलता है उसका वो गलत इस्तेमाल ना करें, उसको वो फालतू की चीज़ों को देखने में खर्च ना करें, काम की बातें उनके कान में जाएगी तो कहीं ना कहीं जाके वो भी कंट्रीब्यूटर बनेंगे और देश के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, अपने परिवार के डेवलपमेंट में उनका योगदान जरूर होगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली किसी बुक के साथ। कमेंट करके मुझे बताइए कि किस बुक में और वीडियो बनानी चाहिए, कौन से बायोग्राफीज आपको पसंद है, किस लीडर को आप ज़्यादा पसंद करते हैं, किस लीडर की आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं भी पढूं और पढ़कर समझकर आपको बता सकूं, उनके फेलियर से, उनके थॉट प्रोसेस से चीज़ों को सीखूं और आपको सिखाऊं और मैं और आप हम सब मिलके बढ़े ताकि हमारा देश जो है तरक्की करे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।